नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी घटना घटी है जिसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि चंदौली के रहने वाले एक शिक्षक की मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि खैनी मांगने को लेकर के, यानी जिसे तंबाकू भी कहते हैं, तंबाकू मांगने को लेकर के विवाद हुआ। उसके बाद कार्बाइन से गोली उतार दी शिक्षक के जिस्म में, जिसकी वजह से शिक्षक की मौत हो गई, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शिक्षक हैं डॉक्टर कुलदीप मलिक। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस घटना को लेकर के वो क्या सोचते हैं और अब तक सरकार ने जो कदम उठाया है उससे वो कितना संतुष्ट हैं। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। जी मलिक साहब, क्या कहेंगे, ये जो शिक्षक की हत्या कर दी गई है, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए श्रीमान जी, अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और जिस तरीके से शिक्षक की हत्या की गई, भाई अपने आप में बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना। और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि यूपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। और ये सरकार कानून व्यवस्था के ऊपर ताल ठोकती है। लेकिन इस तरीके से, और जो ये घटना हुई, ये घटना एसएसपी ऑफिस के सामने इस घटना को अंजाम दिया गया और इसमें शिक्षक की हत्या हुई। आपने बताया केवल एक तंबाकू के ऊपर हल्का सा विवाद हुआ और शिक्षक को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा खास तौर से मुजफ्फरनगर जिले के शिक्षक जिस तरीके से एकजुट हुए और एकजुट होकर उस शिक्षक के प्रति रोष व्यक्त किया और शिक्षक को न्याय दिलाने के लिए पिछले 3 दिनों से मुजफ्फरनगर के शिक्षक संघर्षरत है। भाई आपके चैनल के माध्यम से उन सभी शिक्षकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। और शायद उसी का ही परिणाम है कि उस शिक्षक को बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी शव यात्रा निकालेगी, बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। और जहां तक मुझे जानकारी मिली, कुछ आर्थिक सहायता सरकार ने शिक्षक के परिवार को दी है, लेकिन जो आर्थिक सहायता दी है वो बहुत कम है। शिक्षक और ज्यादा आर्थिक सहायता की डिमांड कर रहे हैं, और भी कई डिमांड है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शिक्षक एकजुट है, सरकार को वे सारी की सारी मांगे माननी पड़ेगी। तो क्या मांगे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? एक तो उनकी हत्या हो गई, शिक्षक जो थे, और आपने कहा कि शव यात्रा पूरी सम्मान के साथ निकाली गई, लेकिन और इसके अलावा क्या क्या मांगे? देखिए श्रीमान जी, अगर मैं मांग की बात करूं तो भाई शिक्षक को कम से कम 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद उसके परिवार को दी जाए। शिक्षक के परिवार में से एक इंसान को कम से कम जो है सरकारी नौकरी दी जाए। इसके अलावा उस शिक्षक के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, भाई कहीं ना कहीं सरकार उनकी व्यवस्था करे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करे। ये सारी की सारी मांगे हैं जो सरकार को पूरी करनी पड़ेगी और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो। मैं तो जब सोचता हूं, अरे एक शिक्षक का काम है कि एक शिक्षक कॉपियां ले जाने के लिए आप उसको इधर से उधर भेजेंगे, और आप देखो कई कई रात तक शिक्षक कॉपियों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। आप मुझे बताओ संविधान में लिखा क्या कि एक शिक्षक इस तरीके का काम करेगा? मैं आपको बताऊं, सरकार ने तो शिक्षकों को पता नहीं क्या मान रखा। भाई आप जो है उनसे चुनाव में ड्यूटी कराएंगे। अभी कोरोना काल गया, कोरोना के अंदर कितने शिक्षक मरे, चुनाव के अंदर कितने शिक्षक मरते हैं। और मैं बताऊं, मैं तो देख के बिल्कुल मेरा तो हृदय भाव विभोर हो जाता है। अभी चुनाव आने वाले, सारे शिक्षक ड्यूटी करेंगे, महिला शिक्षक भी रात के 12-12 बजे तक जो है वे बॉक्स जो है जमा कराने में लगी रहती है। सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं दिया जाता और ना ही शिक्षक संगठनों द्वारा इस तरीके की आवाज उठाई जाती। लेकिन अब जिस तरीके से एकजुटता इस प्रकरण के बाद शिक्षकों के अंदर आया है, भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो हृदय गदगद है। और एक बार पुनः सभी शिक्षक भाइयों और बहनों को बहुत बहुत हार्दिक उनका आभार। जी, लेकिन आपने कई मुद्दों को छूने की कोशिश की। जैसे आपने कहा कि शिक्षक का काम तो वैसे भी पढ़ाना ही होता है, और शिक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठते रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे गांव कह लें, तो वहाँ शिक्षा का अभाव है। बहुत ज़्यादा शिक्षा लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती है, ख़ास करके वैसे लोग जो गरीबी के इसमें जीते हैं, तो उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, इस तरह की समस्याएँ होती है। उसके बावजूद उन्हें फिर आपने कहा कि चुनाव में ड्यूटी में लगा दिया जाता है, कोरोना का उसमें लगा दिया जाता है, टीका
टीकाकरण हो उसमें लगा दिया जाता है, बहुत सारे काम उनसे लिए जाते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज पे? थोड़ा सा हट के ये सवाल है। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको बताऊं, शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसे परिवार से आता है जिसके मम्मी पिताजी दोनों शिक्षक थे, मेरे दादाजी भी शिक्षक थे। अब मैं खुद प्रोफेसर हूं, मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका मलिक, वो भी अमेठी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो मैंने इस शिक्षक समाज को बहुत नजदीकी से देखा है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था, अपने पिताजी की उंगली पकड़ के मैं गांव की गलियों में चलता था, जिधर भी निकल के मास्टर जी नमस्ते, मास्टर जी नमस्ते। एक शिक्षक का इतना सम्मान था। लेकिन आज शिक्षक को, जो वर्तमान में स्थिति है, शिक्षक को आज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बिल्कुल समाप्त किया जा रहा। आप अगर सामाजिक क्षेत्र की बात करें, मैंने अभी बात बताई समाज के अंदर पहले शिक्षक का कितना सम्मान था। आप भी किसी शिक्षक द्वारा बनाए गए, तभी आप मेरा इंटरव्यू, इसलिए मेरा ये सवाल भी जी। इसके बाद आर्थिक रूप की अगर आप बात करो, शिक्षक की आज आर्थिक सिचुएशन इतनी खराब है, खास तौर से आज जब शिक्षक की बात होती है तो लोग सरकारी शिक्षक का उसका मतलब समझते हैं और बोलते हैं भाई बहुत सैलरी मिल रही, जबकि सरकारी शिक्षक भी परेशान है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक किस तरीके से सरकार के आंदोलनरत है, ये भी आपसे छिपानी। और प्राइवेट क्षेत्र, चूंकि एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर जितने शिक्षक काम कर रहे हैं श्रीमान जी, मैं आपको बताऊं, अगर इस बात का पता चलेगा को आपका हृदय भी कहीं ना कहीं दहलेगा। 5-5, 10-10 हजार रुपए में इस देश के शिक्षक काम कर रहे। मैंने अभी 3 साल पहले एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़ा मेरठ सहारनपुर मंडल से। जब मैं पूरे चुनाव में घूमा और मैंने शिक्षकों की दशा देखी आर्थिक रूप से, आप मालूम नहीं कर सकते कि किस तरीके के हालात। आप मुझे बताओ कि अगर शिक्षक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, विकसित बनाने की बात करते हैं, अरे जब इस देश का शिक्षक समृद्ध नहीं होगा, कैसे यह देश विश्वगुरु बनेगा? कहीं ना कहीं सभी के लिए सोचनी है। लेकिन मैं रोकूंगा तो ये मुद्दे पीछे क्यों छूट जा रहे हैं? क्योंकि अभी तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है और काम होना भी चाहिए, जो नहीं हो रहा है। उसी में से एक बड़ा मुद्दा ये माना जा सकता है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं और विस्तार से इसके बारे में बता भी रहे हैं। तो ये मुद्दे पीछे क्यों छूट जा रहे हैं? क्योंकि अभी चुनावी मौसम भी है। अगर इस मुद्दे को सामने लाया जाए तो इसका सकारात्मक असर भी पड़ेगा समाज में। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और शायद हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को भी समझे कि इस देश में जो असली मुद्दे हैं, जैसे अभी हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा का असली मुद्दा है। इस देश में आप स्वास्थ्य की बात करो, स्वास्थ्य का असली मुद्दा है। इस देश में आप खराब होते हुए पर्यावरण की बात करो, वो असली मुद्दा है। आप बेरोजगारी की बात करो, वो असली मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये असली मुद्दे राजनीति में पीछे है। और ये पीछे क्यों है, ये भी देश की जनता को समझना पड़ेगा। क्योंकि देश की राजनीति में आज जाति, धर्म, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद के मुद्दे हावी है। और बिल्कुल गंभीरता के साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से इस बात को कहता है कि जिस देश की राजनीति में धर्म घुस गया, उस देश का नाश हो गया। और कहीं यह सिचुएशन क्या आज हमारे देश के अंदर तो नहीं? जब धर्म राजनीति में घुस जाता है तो असली मुद्दे कहीं ना कहीं फीके पड़ने लगते हैं, वे बोने पड़ने लगते हैं। आज यही हाल हमारे देश की राजनीति में है श्रीमान जी। चूंकि मैं शिक्षक हूं, हम शिक्षा व्यवस्था पर बात कर रहे। आदरणीय मोदी जी इस देश को विकसित बनाना चाह रहे 2047 तक। मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, हमारा देश विकसित बने। लेकिन कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये तो क्वेश्चन करे कि जो भी देश विकसित है और जो भी देश विकसित बना है, उस देश ने केवल और केवल अपनी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया। आप देखो जितने भी देश है, मैं अमेरिका की बात करूं, इंग्लैंड की बात करूं, जापान की बात करूं, दूसरे यूरोप के कंट्री की बात करूं, किसी विकसित देश की बात करूं, हर देश के अंदर एजुकेशन का जो बजट है वो जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा है। लेकिन हमारे देश में आजादी को आज जो है 77 साल हो गए, एजुकेशन का बजट 3% से ज्यादा नहीं गया। अगर वर्तमान की भी बात करूं तो अभी भी एजुकेशन का बजट 2.74% है। जबकि कोरोना इस देश में आया और कोरोना के बाद हर रिपोर्ट ने यह कहा कि आपको एजुकेशन का बजट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन देश के यही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने एजुकेशन का बजट बढ़ाने के बजाय इस एजुकेशन के बजट को कम किया। क्योंकि मोदी जी को पता है, सरकार को पता है कि वोट उन्हें एजुकेशन के नाम पे नहीं मिलते, उन्हें शिक्षकों के नाम पे नहीं मिलते, उन्हें छात्रों के नाम पे नहीं मिलते। अगर वोट मिल रहे उन्हें केवल और केवल मंदिर के नाम पे मिल रहे, धर्म के नाम पे मिल रहे, तो किसी का ध्यान नहीं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा कि भाई कम से कम देश की जनता तो इस बारे में सोचे। आप देखो, मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, मेरे मम्मी पिताजी शिक्षक थे, हम सब सरकारी स्कूल में पढ़े।
आज गरीब का बच्चा श्रीमान जी पढ़ नहीं सकता। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी फीस, क्या गरीब, और मैं तो शिक्षकों की बात कर रहा भाई, खुद जब शिक्षक को 5-5, 10-10 हजार रुपए मिलेंगे तो क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? तो कहीं ना कहीं देश की हालत शिक्षा को लेकर, शिक्षा क्षेत्र को लेकर बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही सोचनीय है। इस पर हमें गंभीरता से चर्चा करनी पड़ेगी। जी, रही बात, अब मैं थोड़ी बात कर रहा मीडिया की। भला हो आपका, आप जैसे लोग मेरे से शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे, मुजफ्फरनगर की घटना के ऊपर बात कर रहे। देश की मीडिया तो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर कभी बात ही नहीं करती। कोई भी न्यूज चैनल आप उठा लो, मैं बड़े से बड़े, छोटे से छोटे न्यूज चैनल की बात कर रहा, क्योंकि डॉक्टर कुलदीप मलिक इस देश में शिक्षक नेता के रूप में फेमस है। आप किसी भी बड़े न्यूज चैनल पे देख लो, क्या कोई शिक्षा की बात हो रही? और इस देश से जनता ये भी देखे, इस देश से धीरे धीरे शिक्षक नेता भी खत्म होते जा रहे। मेरे नाम के नीचे आपको शिक्षक नेता लिखा मिलेगा। पहले राजनीति शिक्षकों के दम पे चलती थी, शिक्षकों के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन आज तो राजनीति में शिक्षक बिल्कुल शून्य होगा, जो अपने आप में बहुत ही गंभीर विषय है और सोचनीय विषय है। आप ही के बात को आगे बढ़ा रहा हूं, उसी से सवाल निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अभी आपने कहा कि चूंकि मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोटिंग हो रही है और इसी नाम पर वोट डाले जा रहे हैं, तो इसलिए इस तरह के मुद्दे को सामने लाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो अगर इस नाम पर वोट डाले जा रहे हैं तो समाज भी जिम्मेदार है, जो हमारे बीच में लोग जो हमारे बीच में रहते हैं वो भी जिम्मेदार हैं। तो आखिर उनके अंदर ये जागरूकता क्यों नहीं है? क्यों वो शिक्षा आपने धर्म का जिक्र किया, तो ये तो सबसे बड़ा धर्म है मेरे ख्याल से, कि आप समाज को विकसित तो करते हैं एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। बावजूद इसके इस धर्म को पीछे रखा जा रहा है, इस धर्म पर फोकस नहीं किया जा रहा। अब खुद मुजफ्फरनगर से आते हैं, जाटलैंड कहलाता है वो, पश्चिमी यूपी में बड़ी बेदारी देखी जाती है, बड़ी जागरूकता देखी जाती है पॉलिटिकली। तो इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं चुनावी समर में पड़ता है, चुनाव के दौरान पड़ता है या नतीजों पर पड़ता है, क्यों? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कही, और आपकी बात से मैं बात निकाल रहा। अगर इस देश में कोई धर्म होना चाहिए, सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, तो वो शिक्षा का धर्म होना चाहिए, और इस धर्म के ऊपर जनता को भी काम करना चाहिए और हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी काम करना चाहिए। लेकिन श्रीमान जी हो क्या रहा, आप थोड़ा सा पूर्व में सोचो, आप हमारी मानसिकता सोचो। हमें मुगलों ने गुलाम रखा, इसके बाद में फिर हमें अंग्रेजों ने गुलाम रखा, और अब अंग्रेज, वे सफेद अंग्रेज तो चले गए, फिर ये काले अंग्रेज आ गए, अब ये हमें गुलाम रख रहे। और इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो केवल सबकी एक ही मानसिकता थी कि फूट डालो और शासन करो, और फूट डालने का सबसे अच्छा माध्यम, सबसे अच्छा हथियार केवल और केवल ये धर्म था। अंग्रेजों की अगर आप बात करते, हमारे बाबा जी जो है कहानी सुना करते थे कि अंग्रेज भी हमें हिंदू मुस्लिम में लड़वाते थे, और उस लड़ाई का यह मतलब हुआ कि अंग्रेज तो चले गए, दो टुकड़े कर गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर गए। अब वे सफेद अंग्रेज तो चले गए, ये काले अंग्रेज आ गए। अब असली मुद्दों पे तो ये वोट मांग नहीं सकते। मैं तो ये कह रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कह रहा, 2014 में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी उन इंसानों में से एक था। जिस तरीके के वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक को भी ऐसा लग रहा था कि देश में सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन होगा। जैसे वादे किए थे, 100 दिन में काला धन वापस हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएंगे, गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाएगा। अरे कोई काम हुआ क्या? कोई इनसे क्वेश्चन करे क्या? और मैं ये कह रहा कि बस चलो, इन्होंने 1-2 काम कर भी दिए। धारा 370-35 से डॉक्टर कुलदीप मलिक एक्सेप्ट कर रहा। राम मंदिर वो सुप्रीम कोर्ट ने बनवा, लेकिन वो श्रेय भी हमने इन्हें दे दिया। तो कम से कम हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग, अब ये नेता जो घर घर जाके वोट मांग रहे, इनसे ये भी तो पूछे कि वादे तो करे थे, 100 पूरे करे दो, ये 98 वादे कौन पूरा करेगा? लेकिन फिर वही हिंदू मुस्लिम का चश्मा, धर्म का चश्मा, कहीं ना कहीं हमें इस चश्मे को उतार के फेंकना पड़ेगा। जहां तक आपने मुजफ्फरनगर की बात की, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से आता हूं, और मुजफ्फरनगर जिला वो जिला है, गंभीरता के साथ कृपा करके ये बात दूर दूर तक पहुंचे, जिसने हिंदू मुस्लिम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाने का काम किया। 2013 में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी बनी। लेकिन आपको आश्वासन दिलाता हूं कि अब मुजफ्फरनगर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की इस चाल को समझ गए, और आने वाले टाइम में इसका माकूल जवाब पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग देंगे, जिसकी गूंज हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व में सुनाई देगी, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का विश्वास है। अच्छा, वापस उसी सवाल पे आते हैं जहाँ से शुरुआत हम लोगों ने करी थी। चूँकि वक्त भी अब इजाज़त नहीं दे रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इसी सवाल को फिर से लेके आगे बढ़ें, और फिर वाइंड अप का भी वक्त आ जाएगा।
ये शिक्षक की जो हत्या की है पुलिस वाले ने तंबाकू के नाम पर, जैसे कि खबर आ रही है कि तंबाकू मांगा, जिसको लेकर के ये विवाद हुआ और शिक्षक बनारस से चला था बोर्ड की कॉपी को लेकर के, और उसमें कई लोग थे शामिल और कई जगह उन्होंने बोर्ड की कॉपियाँ जमा की। उसके बाद मुजफ्फरनगर आए जिसको लेकर के बात। तो आखिर ये जो असंवेदनशीलता है पुलिसकर्मी के बीच में, उसकी वजह क्या है कि एक छोटी सी बात को लेकर के किसी की हत्या कर देना, कार्बाइन से गोलियां उतार देना, तो इसके लिए भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से संवेदनशील बनाया जा सके। जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो इस तरीके की रिपोर्ट आ रही कि जो पुलिसकर्मी था वो कहीं ना कहीं नशे में धुत था, और ये केवल और केवल उस नशे के कारण ऐसी वारदात हमारे सामने आई, ये घटना घटित हुई। लेकिन मैं तो फिर क्वेश्चन मार्क कर रहा, भाई एक शिक्षक का ये काम है क्या? एक शिक्षक कॉपी इधर से उधर पहुंचाएगा क्या? एक शिक्षक चुनाव में ड्यूटी देगा क्या? एक शिक्षक आपके पशु की भी गणना करेगा, वो इंसान की भी गणना करेगा, वो बीएलओ की भी ड्यूटी देगा, वो टीकाकरण का भी काम करेगा? मैं बिल्कुल गंभीरता से कह रहा, शिक्षक का जो मेन काम है, वो मेन काम तो है पठन पाठन का, वो काम तो है बंद। और केवल ये सारे काम कराए जा रहे जब ही इस देश में इन्होंने शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क कर रखा। कृपा करके इस बात को गंभीरता से ले। और मैं याद कर रहा यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उस स्टेटमेंट को, उन्होंने कहा था कि भाई शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दहाड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोग शिक्षित ना हो, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ना हो सके, इस शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल खत्म किया जा रहा। और इस शिक्षा व्यवस्था में जो मेन रोल है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो शिक्षक, इस शिक्षक को भी खत्म किया जा रहा। तो मेरी इन भावनाओं की लोग कदर करें, इनके ऊपर चिंतन करें, नमन करें, और आने वाले टाइम में देश की शिक्षा व्यवस्था में कुछ अमूलचूल परिवर्तन आए, ऐसा मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूं। देश के जो नेता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि भाई आप हिंदू मुस्लिम की बात तो करते हैं, कम से कम आप शिक्षा की बात करो, आप शिक्षक की बात करो, और इस देश को विकसित बनाओ। और ये देश विकसित बनेगा, उसका जो रास्ता है वो केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा, कभी चौधरी चरण सिंह जी ने ऐसी बात बोली थी, मैं आज ऐसी बात बोल रहा कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो उसका रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। अगर आपने इस शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त कर दिया तो ये देश विश्व गुरु बन जाएगा। अदरवाइज आदरणीय मोदी जी, आपका ये सपना ऐसे ही ख्याली पुलाव बनकर रह जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर कुलदीप मलिक, शिक्षक भी हैं, शिक्षक नेता भी हैं ये, और शिक्षा को लेकर के जिस तरह से इन्होंने विस्तार से बताया है, शायद ही कभी किसी मौके पर बताने की कोशिश की जाती है। हालांकि मुद्दा क्या था आपने देख ही लिया, समझ ही लिया कि एक शिक्षक की हत्या कर दी जाती है सिर्फ इस बात को लेकर के कि तंबाकू उससे मांगा जा रहा है एक पुलिसकर्मी के ज़रिए, और वहाँ विवाद हुआ और उन्होंने, यानी पुलिसकर्मी ने कार्बाइन की गोलियाँ उतार दी शिक्षक के जिस्म में और शिक्षक की मौत हो गई। हालांकि बहुत सारी मांग भी इन्होंने की है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। इन्होंने कहा कि जो असल धर्म है वो ये है कि लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए, लोगों के अंदर शिक्षा फैलाई जाए, और ये सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म को समझना होगा, इस धर्म को जानना होगा, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है। आपको भी समझना होगा कि आपका असल धर्म क्या है। ठीक है, जो आपका दूसरा धर्म है वो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन ये समाज से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आवश्यकता है कि इस तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करें और इस तरफ खुद को जागरूक करें, समाज को भी जागरूक करें। तो बहुत सारी बातों को उन्होंने विस्तार से समझाने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में आप की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। आपने जो बात सुनी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे। हम आपके कमेंट को ज़रूर देखेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट ज़रूर करें और हमें इजाज़त दें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।